अध्याय 776 पहचान। तुम फेंगेर नहीं हो। दादा शॉ ने नकुल शॉ को घूर कर देखा, जो पहले से कहीं अधिक अजीब लग रहा था, और एक दृढ़ स्वर में बोले। नकुल शॉ पीठ पीछे हाथ बांधे शांत खड़ा रहा। यदि दादा शॉ अब तक ये न समझ पाते तो अवश्य ही कोई गड़बड़ होती। नकुल शॉ का भी इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था, किसी और का ढोंग रचना अत्यंत कष्टदायक था। आप सही कह रहे हैं, मैं नकुल शॉ नहीं हूँ। असली नकुल शॉ की मृत्यु कई महीनों पहले ही हो चुकी है। नकुल शॉ ने टहलते हुए आसपास के दृश्यों पर एक नज़र डाली। तुमने उसे मारकर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। दादा शॉ की आंखें गुस्से और हत्या की भावना से बाहर निकल आईं। हालांकि उनके सामने मौजूद व्यक्ति के पास उनके पोते का शरीर था, इसलिए उन्होंने खुद पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया। इसके अलावा यह जन भी अत्यंत शांत था और जरा भी भयभीत नहीं था, जिसने स्वाभाविक रूप से दादा शॉ को शांत होने पर मजबूर कर दिया। यद्यपि मैंने इसके शरीर पर अधिकार कर लिया है, लेकिन इसे किसी और ने मारा था। नकुल शॉ ने भावहीन होकर अपना हाथ हवा में लहराया। वेंग टिल्ड उनके सामने जल से बनी एक स्क्रीन प्रकट हुई, जिसमें असली नकुल शॉ के मारे जाने की प्रक्रिया दिखाई दे रही थी, जिसके बाद बैंगनी बिजली की एक चमक उसके शरीर में समा गई। यिन परिवार। दादा शॉ हक्के बक्के रह गए। वे उन लोगों को पहचान सकते थे, वे यिन परिवार के लोग थे। नकुल शॉ की इस स्क्रीन में ध्वनि भी थी। यिन परिवार नीच लोगों का समूह है जो फेंगेर की उपलब्धियों से जलता था। उनकी ऐसी निर्लज हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? दादा शॉ दहाड़े। मैं केवल इस शरीर को उधार लेकर आपके पोते के रूप में जी रहा हूँ, नकुल शॉ ने संक्षेप में कहा। ये सुनकर दादा शॉ का शरीर कांप उठा और वे नकुल शॉ की ओर जटिल भावनाओं से देखते हुए रोने लगे। नकुल शॉ जानता था कि दादा शॉ ने पिछले नकुल शॉ पर बहुत अधिक उम्मीदें और ऊर्जा लगाई थी। काफी समय बाद दादा शॉ की भावनाएं थोड़ी शांत हुईं। उन्होंने नकुल शॉ को घूरते हुए कहा, चाहे तुम जो भी हो, इसके शरीर के साथ अच्छी तरह जियो। अवश्य, नकुल शॉ हल्का सा मुस्कुराया। मैं उसके जीवन से भी अधिक रंगीन जीवन जीऊंगा और उसकी इच्छाओं को सर्वोत्तम तरीके से पूरा करूंगा, जिसमें इस बार शॉ परिवार के संकट को दूर करना भी शामिल है। नकुल शॉ के शब्दों ने दादा शॉ की धुंधली आंखों में फिर से चमक भर दी। इस क्षण ऐसा लगा जैसे उन्होंने असली नकुल शॉ की उम्मीदों को वर्तमान नकुल शॉ पर स्थानांतरित कर दिया हो। दादा शॉ के लिए यह देखना कठिन नहीं था कि नया शरीर लेने से पहले नकुल शॉ की शक्ति अत्यंत उच्च थी। वह केवल कुछ ही महीनों में सत्य मानव श्रेणी से सत्य प्रभु श्रेणी में पहुंच गया था। उसने एक इनविंग पक्षी को पालतू बना लिया था, और उसके पास एक रहस्यमयी बिल्ली थी जो सम्राट प्रभुओं का वध कर सकती थी। क्या कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा कर सकता है? दादा शॉ, यह मेरी ओर से एक पुनर्भुगतान है। नकुल शॉ ने एक छोटी बोतल निकाली जिसमें एक पारदर्शी तरल था। पुनर्भुगतान? दादा शॉ गरजे। मुझे किसी पुनर्भुगतान की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस इसके शरीर के साथ अच्छी तरह जीने की आवश्यकता है। केवल इसे पीकर ही आपके पास ये सब देखने के लिए जीवन बचेगा, नकुल शॉ ने मुस्कुराते हुए कहा। दादा शॉ ने उलझन में वह तरल पी लिया। अगले ही पल उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। अमर झरना मदिरा। दादा शॉ को महसूस हुआ कि उनका जीवन बल पुनर्जीवित हो रहा है। अतीत में एक दुर्घटना ने उन्हें अपाहिज कर दिया था और उनके जीवन बल को अत्यधिक कम कर दिया था। उनके पास 10 वर्षों से भी कम का जीवन बचा था, लेकिन अमर झरना मदिरा पीने के बाद ऐसा लगा मानो उन्होंने समय को पीछे मोड़ दिया हो। उनकी आयु 1000 वर्ष बढ़ गई थी। आपकी आयु बढ़ाना केवल नकुल शॉ की इच्छा नहीं थी, यह आपकी भी इच्छा थी, है न? नकुल शॉ ने धीरे से पूछा। दादा शॉ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वास्तव में उन्होंने असली नकुल शॉ का पालन पोषण किया था और उनके दिल की गहराई में ऐसी उम्मीदें थीं। एक पूरा जीवन जीने के बाद नकुल शॉ ये कैसे नहीं देख पाता? इसके बाद नकुल शॉ ने दादा शॉ के पैर का इलाज करने के लिए कई बहुमूल्य औषधियां निकालीं। इन औषधियों का उपयोग राजाओं और सम्राटों की चोटों के लिए किया जाता था, इसलिए वे एक तुच्छ मूल कोर क्षेत्र को ठीक करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक थीं। केवल 1 घंटे के समय में दादा शॉ की आयु 1000 वर्ष बढ़ गई, उनका अपाहिज पैर ठीक हो गया और उनकी साधना की बहाली की उम्मीद किसी भी दिन की जा सकती थी। ये सब एक सपने जैसा था। मेरी आयु अब 1000 वर्ष बढ़ गई है। अतीत में मैंने महान मूल कोर क्षेत्र के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी, लेकिन अब मैं भविष्य में शून्य देव क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास भी कर सकता हूं। दादा शॉ प्रसन्न महसूस कर रहे थे, लेकिन साथ ही दोषी भी। इस नए नकुल शॉ ने केवल कुछ कार्यों से उनका भाग्य बदल दिया था, और उनके पोते का बदला तथा शॉ परिवार का उत्थान उसी पर निर्भर था। मुझे उम्मीद है कि इस रहस्य के बारे में किसी और को पता नहीं चलेगा, दादा शॉ ने कहा। यदि यह समाचार फैला तो ये शॉ परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, नकुल शॉ का भी यही इरादा था। उसी दिन बाद में शॉ परिवार के उच्च अधिकारियों ने एक गुप्त बैठक की और नकुल शॉ को आमंत्रित किया।
फेंगेर, तुम यूनलिंग शॉ परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद हो। यिन परिवार ने पहले भी कई बार तुम्हें मारने का प्रयास किया है और वे इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, परिवार के मुखिया ने कहा। शॉ परिवार के उच्च अधिकारी जानते थे कि यिन परिवार ने नकुल शॉ की हत्या करने के कई प्रयास किए थे। जब तक उनके पास नकुल शॉ था, उनके पास उठने का अवसर था। नकुल शॉ 1000 वर्षों में एक बार उत्पन्न होने वाला प्रतिभावान व्यक्ति था जो 10,000 पवित्र कबीले में प्रवेश कर चुका था और वह पिछले कुछ महीनों में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। कोई भी कल्पना कर सकता था कि यदि नकुल शॉ ने ये प्रदर्शन बनाए रखा तो वह किसी राजा का शिष्य बन सकता है और दिव्य ब्रह्मायाम में प्रवेश कर सकता है, जो शॉ परिवार के लिए एक बड़ा मोड़ होगा। आप मुझे चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं, नकुल शॉ ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार उनके वापस आने का मुख्य कारण यिन परिवार से छुटकारा पाना था। दूसरे दिन की सुबह नकुल शॉ ने शॉ परिवार के किले को छोड़ दिया और कई सौ मील दूर एक पर्वत की चोटी की ओर उड़ गया। पर्वत बादलों से घिरा हुआ था और नकुल शॉ बैठकर साधना करने लगा। इस क्षण नकुल शॉ ने पंचतत्व पवन बिजली तकनीक और पवित्र बिजली शरीर को एक साथ साधने के लिए 10,000 दिव्य विचार तकनीक का संचालन किया। उसे 10,000 दिव्य विचार तकनीक को पुनः साधने की आवश्यकता नहीं थी। जब तक उसकी आत्मा की शक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत थी, उसकी 10,000 दिव्य विचार तकनीक स्वतः ही अपने शिखर पर लौट आती। यह उसकी सम्राट मंशा के समान ही था, क्योंकि नकुल शॉ की आत्मा और चेतना को उसकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख में रखा गया था। यहाँ तक कि जब ईश्वर की आध्यात्मिक आंख उसके मूल शरीर में समा गई, तब भी इसने उसके मन को नहीं बदला। नकुल शॉ को याद था कि जब ईश्वर की आध्यात्मिक आंख उसके शरीर में समाई थी, तब उसने अपना लगभग सारा जीवन बल खो दिया था। फिर ठीक होने के बाद इसने जागना और उसके शरीर को बदलना शुरू कर दिया था। कई दिनों बाद नकुल शॉ की साधना में प्रगति हुई। वह देर से आने वाले सत्य प्रभु श्रेणी के चरण में पहुंच गया। पंचतत्व पवन बिजली तकनीक चौथे स्तर पर थी, जहां पवन बिजली के जल ने उसके पवित्र बिजली शरीर को मजबूत और ठीक किया, लेकिन पवित्र बिजली शरीर के चौथे स्तर को पार करना कठिन था। एक बार जब पवित्र बिजली शरीर चौथे स्तर पर पहुंच जाएगा, तो केवल मेरी शारीरिक शक्ति ही मूल कोर क्षेत्र के लोगों पर हावी हो सकती है। नकुल शॉ इसका इंतजार कर रहा था। पवित्र बिजली शरीर का चौथा स्तर वास्तव में एक बड़ा मोड़ था, जो पंचतत्व पवन बिजली तकनीक के चौथे स्तर के समान था। रात में वूश वूश बादलों में 1 दर्जन से अधिक काली आकृतियां दिखाई दीं। वह छोकरा यहाँ साधना करने में कैसे सफल हो सकता है? ये स्पष्ट रूप से शॉ परिवार की हमें बाहर निकालने की चाल है, लेकिन हमारी शक्ति आसानी से उनसे श्रेष्ठ है। हम उन सभी को एक ही बार में समाप्त कर सकते हैं। उनमें से सबसे कमजोर व्यक्ति देर से आने वाले छोटे मूल कोर क्षेत्र में पहुंच चुका था और 2 नेता, एक पुरुष और एक महिला, दोनों आधे कदम के राजा थे। रेबेका, तुम शॉ परिवार के उच्च अधिकारियों को मारने के लिए दस्ते का नेतृत्व करो। मैं उस छोकरे को खुद मारूंगा, एक बलिष्ठ युवक ने कहा। रॉबर्ट, एक तुच्छ सत्य मानव श्रेणी के लिए तुम्हें खुद उसे संभालने की आवश्यकता है। एक महान मूल कोर क्षेत्र के व्यक्ति ने पूछा। रॉबर्ट नाम के बलिष्ठ युवक ने उत्तर दिया, जानकारी के अनुसार ये छोकरा अत्यंत अजीब है और उसके पास निश्चित रूप से कोई रहस्य है। रॉबर्ट की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी, साथ ही लालच की भी एक झलक। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि यदि किसी के पास कोई विशेष रहस्य न हो तो सत्य मानव श्रेणी का व्यक्ति कुछ ही महीनों में सत्य प्रभु श्रेणी तक पहुंच सकता है। जाओ, रॉबर्ट ने आदेश दिया और 1 दर्जन से अधिक आकृतियां उस पर्वत की ओर झपटी जहां नकुल शॉ मौजूद था। दूसरी नेता का नाम रेबेका था। वह एक दुबली पतली महिला थी जो आधे कदम के राजा के स्तर पर भी पहुंच चुकी थी। उसकी टीम में 3 महान मूल कोर क्षेत्र के व्यक्ति और 9 अंतिम चरण के छोटे मूल कोर क्षेत्र के व्यक्ति शामिल थे। घात काली आकृतियों के समूह का पता तब चला जब वे नकुल शॉ से 300 मील दूर थे। पास में मौजूद शॉ परिवार के उच्च अधिकारी बाहर कूद पड़े और हमला कर दिया। मारो टिल्ड 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 टिल्ड। रेबेका और रॉबर्ट, 2 आधे कदम के राजाओं के पास शक्तिशाली आभामंडल थे। दूसरी ओर शॉ परिवार के पास आधे कदम के राजा के स्तर का केवल एक महान बुजुर्ग था और शेष बुजुर्गों की शक्ति शत्रुओं जितनी अधिक नहीं थी। सावधान रहो, शत्रु के पास 2 आधे कदम के राजा हैं। महान बुजुर्ग की आवाज आकाश में गूंज उठी। यिन परिवार के ये 2 आधे कदम के राजा दोनों बाहरी लोग थे। वास्तव में समूह का केवल 1/3 हिस्सा ही यिन परिवार से था। बूढ़े आदमी, यहाँ वापस आओ। आधे कदम की राजा रेबेका ने अपनी तलवार चलाई और कई पर्वतों को काट डाला। पास में छिपा शॉ परिवार का एक उच्च अधिकारी कटकर 2 टुकड़ों में बढ़ गया। शॉ परिवार के महान बुजुर्ग को सहायता के लिए जाना पड़ा, लेकिन अधिक शक्तिशाली रॉबर्ट अकेले ही नकुल शॉ की ओर बढ़ा। शॉ परिवार के उच्च अधिकारियों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे कुछ न कर सके। फेंगेर, दादा शॉ, नकुल शॉ के पीछे दिखाई दिए।
उनका वृद्ध चेहरा चिंता से भरा था और निकट आते आधे कदम के राजा को देखकर वे थोड़े कांपते स्वर में बोले, म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली नकुल शॉ के कंधे पर कूद गई। मुझे करने दो। नकुल शॉ ने हाथ बढ़ाकर छोटी चोर बिल्ली को रोक दिया। उसके बाद उसके काले बाल बैंगनी रंग के हो गए और रात की हवा में उग्रता से लहराने लगे। भ्रम भूल भुलैया शहर। नकुल शॉ की बाईं आंख में एक धुंधला बैंगनी कोहरा घूमने लगा। वूश। दृश्य अचानक बदल गया। यह क्या हो रहा है? यिन परिवार के विशेषज्ञ एक धुंधली भूल भुलैया में प्रवेश कर गए और गोल गोल घूमने लगे। वे एक अदृश्य भूल भुलैया में फंसे हुए प्रतीत हो रहे थे और चाहे वे कैसे भी हमला करते, उनके हमले केवल कुछ 100 गज तक ही सीमित थे। ये भ्रम भूल भुलैया शहर एक क्षेत्र स्तरीय कौशल है। नकुल शॉ बैठ गया। यद्यपि उसकी आत्मा अपने शिखर का केवल 10वां हिस्सा ही बहाल हो पाई थी, फिर भी उसकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख की तकनीकें राजाओं को भी क्षति पहुंचा सकती थीं। अहह। भ्रम शहर में चीखें गूंज उठीं। हालांकि शॉ परिवार का कोई भी विशेषज्ञ इस भ्रम से प्रभावित नहीं हुआ। चाय बनाने में लगने वाले समय के लगभग आधे समय के बाद यिन परिवार का प्रत्येक व्यक्ति मारा जा चुका था। इस कौशल का उपयोग करने के बाद से नकुल शॉ जरा भी नहीं हिला था। दादा शॉ पूरी तरह स्तब्ध थे। उन्होंने केवल इतना देखा था कि नकुल शॉ ने उन्हें घूरा और फिर यिन परिवार के विशेषज्ञों ने हिलना डुलना बंद कर दिया और कुछ नहीं किया जबकि शत्रु उनका वध कर रहा था। अध्याय 777 नकुल शॉ की चेतावनी। शॉ परिवार के किले के पास जीवन और मृत्यु की यह लड़ाई देखते ही देखते समाप्त हो गई। शॉ परिवार के उच्च अधिकारियों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे कोई स्वप्न देख रहे हों। प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से पर्वत की चोटी पर विराजमान नकुल शॉ की ओर देखने लगा। युवक के बैंगनी बाल पवन में लहरा रहे थे और उसने अपनी आंखें मूंद ली तथा पुनः साधना में लीन हो गया। यद्यपि उन्होंने सभी विवरणों को स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, फिर भी उनकी अंतरात्मा ये कह रही थी कि इस युवक ने ही पूरे युद्ध का पासा पलट दिया था। ये फेंगेर ही है। उसने परिवार की रक्षा की है। दादा शॉ ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनकी दाढ़ी उत्तेजना तथा गर्व के कारण कांपने लगी। उनके अतिरिक्त किसी अन्य ने इस पूरी प्रक्रिया को नहीं देखा था। युवक और उसके कंधे पर बैठी बिल्ली अचानक और अधिक रहस्यमयी प्रतीत होने लगे। शॉ परिवार के उच्च अधिकारियों की आंखें उलझन और सम्मान से भरी हुई थीं। मूल रूप से उनके पास विजय प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं था, परंतु यिन परिवार के विशेषज्ञ ऐसा लगा मानो किसी विचित्र तकनीक का शिकार हो गए हों और वे अचानक निश्चेष हो गए, जिससे उनका सरलता से वध कर दिया गया। युद्ध के सामान की खोज करो और उसे एकत्र करो। शॉ परिवार के महान बुजुर्ग ने आदेश दिया। आक्रमण करने आए यिन परिवार के विशेषज्ञों में सबसे निर्बल व्यक्ति भी छोटे मूल कोर क्षेत्र के अंतिम चरण में था और उनमें से कई महान मूल कोर क्षेत्र तथा आधे कदम के राजा के स्तर के थे। इसलिए युद्ध में प्राप्त धन संपदा अत्यंत बहुमूल्य होने वाली थी। फेंगेर, तुम ये निर्णय ले सकते हो कि इस युद्ध के सामान का विभाजन कैसे किया जाए। दादा शॉ आगे बढ़े और उन्होंने युद्ध की वस्तुओं को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर दिया। उनके दादा होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से यही चाहते थे कि उनके पोते को सर्वश्रेष्ठ सामग्री प्राप्त हो। सामग्रियों पर दृष्टि डालते समय नकुल शॉ थोड़ा निराश हुआ। उसने केवल जल तत्व की कुछ वस्तुएं और अन्य सामान्य सामग्रियां ही चुनी। साधारण संसाधन उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं रखते थे क्योंकि वे उसके किसी काम के नहीं थे। इस पूरी अवधि के दौरान शॉ परिवार ने यिन परिवार के क्षेत्र के आसपास बचे कुचे लोगों को ढूंढकर उनका अंत करने के लिए तलाशी अभियान चलाया। 2000 मील दूर एक प्राचीन नगर में ये कैसे संभव है? वे सभी मारे गए। काले वस्त्रों में लपटा एक बलिष्ठ युवक थोड़ा हक्का बक्का रह गया। यदि नकुल शॉ वहां उपस्थित होता तो वह तुरंत पहचान लेता कि वह युवक अंबर ही था। मेरे प्रभु, इस गुप्त हमले में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित बचकर नहीं निकल सका। शॉ परिवार अब यिन परिवार के आसपास तलाशी ले रहा है। हत्या के मार्ग की साधना करने वाले एक काले वस्त्रधारी पुरुष ने भयभीत होकर यह सूचना दी। वास्तव में क्या घटित हुआ था, इसका सत्य किसी को ज्ञात नहीं था। इस अधीनस्थ का मानना है कि निश्चित ही किसी उच्च विशेषज्ञ ने शॉ परिवार की सहायता की है। नकुल शॉ के लौटते ही शॉ परिवार ने ये जाल बिछाया था, काले वस्त्रधारी पुरुष ने सावधानीपूर्वक कहा। यिन परिवार की आधी से अधिक शक्ति नष्ट हो चुकी थी। अंबर परिवार ने भी अपने कुछ सैनिक भेजे थे और अंबर स्वयं उनका नेतृत्व कर रहा था। हालांकि उनमें से किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी शक्तिशाली सेना को शॉ परिवार इतने कम समय में पूरी तरह समाप्त कर देगा। इस क्षण अंबर विचार करने लगा। वह जानता था कि अत्यंत संभावना है कि नकुल शॉ का समर्थन करने वाला कोई परम विशेषज्ञ मौजूद था। उसकी दिव्य चेतना उस युद्ध का निरीक्षण कर रही थी, परंतु एक भ्रम ने उसमें बाधा उत्पन्न कर दी थी। वह केवल अपने अधीनस्थों को मारे जाते हुए देख सका और उस भ्रम की शक्ति नकुल शॉ से ही उत्पन्न हो रही थी। सबसे पहले पीछे हटो और यिन परिवार की रक्षा करो। अंबर की आंखों में बिजली सी कौंधी क्योंकि उसे अचानक कोई बात स्मरण हो आए।
इस युद्ध के पश्चात यिन परिवार के अधिकांश अभिजात वर्ग का वध हो चुका था। शॉ परिवार निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ उठाकर संपूर्ण यिन परिवार का सर्वनाश कर देगा। एक बार जब यिन परिवार का विनाश हो जाएगा तो शॉ परिवार पूरे यूनिलिंग क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित कर लेगा। उस स्थिति में अंबर परिवार अधिक दूरी पर होने के कारण कुछ विशेष नहीं कर पाएगा। वर्तमान समय में अंबर और अंबर परिवार प्रत्यक्ष रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे क्योंकि अंबर और शॉ परिवार के मध्य अभी भी वैवाहिक संबंध बना हुआ था। अंबर परिवार इस संबंध को तोड़ना चाहता था और शॉ परिवार ने सगाई रद्द करने का पत्र भी भेजा था, ये बात सभी को ज्ञात थी। इसके अतिरिक्त नकुल शॉ 10,000 पवित्र कबीले का एक मुख्य शिष्य था और वह समय दूर नहीं था जब वह एक परम शिष्य बन सकता था। यदि अंबर परिवार बिना किसी ठोस कारण के शॉ परिवार पर आक्रमण करता तो नकुल शॉ 10,000 पवित्र कबीले से सहायता और संरक्षण मांग सकता था अथवा वह ड्यूक पैलेस में भी इसकी शिकायत कर सकता था। इसके अलावा नियमों और निष्पक्षता के कारण भी अंबर परिवार प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण नहीं कर सकता था क्योंकि यदि वे सफल भी हो जाते तो भी 8वें राजकुमार के नाम पर कलंक लग जाता। यदि 8वां राजकुमार भावी सम्राट बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता था तो वह अपने नाम पर ऐसे स्पष्ट कलंक नहीं छोड़ सकता था। वापस शॉ परिवार के किले में एक पर्वत की चोटी पर नकुल शॉ अभी भी पंचतत्व पवन बिजली तकनीक और स्वर्णकुंड पवित्र बिजली शरीर की साधना कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ समय पूर्व हुए युद्ध में भाग भी न लिया हो। फेंगेर, इस युद्ध ने यिन परिवार को अत्यंत आघात पहुंचाया है और उन्होंने अपने अधिकांश योद्धा खो दिए हैं। यिन परिवार का काम तमाम करने का ये सबसे उपयुक्त अवसर है। रिजू की आंखें महत्वाकांक्षा की ज्वाला से चमक उठीं। संपूर्ण उच्च वर्ग युद्ध की भावना से भरा हुआ था और वे केवल उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब वे यूनिलिंग क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकें। ठीक है, चलते हैं, नकुल शॉ ने तुरंत सिर हिलाया। उसी रात शॉ परिवार के लगभग 200 योद्धा अपने उड़ने वाले वाहनों और जहाज़ों पर सवार होकर यिन परिवार की ओर बढ़ गए। यिन परिवार यूनिलिंग क्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थित था जबकि शॉ परिवार दक्षिण में था। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा था और अंततः ये देखने का समय आ गया था कि विजय किसकी होगी। शॉ परिवार के योद्धा यिन परिवार के मुख्य मुख्यालय यिन परिवार के किले में प्रवेश कर गए। जब वे वहां पहुंचे तो यिन परिवार पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा था। यिन परिवार के किले की सुरक्षात्मक दीवारें सक्रिय थीं और वातावरण में एक गंभीर उदासी छाई हुई थी। किले के रक्षक निराशा से भरे हुए थे और उनमें युद्ध का उत्साह न के बराबर था। दोनों पक्षों की शक्ति की कोई तुलना ही नहीं थी। बादलों के ऊपर शॉ परिवार मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक शीघ्रता से यहां पहुंच गया। अंबर परिवार के पास उन्हें अतिरिक्त सहायता भेजने का समय नहीं होगा। अंबर ने ऊपर से नीचे देखा। उसकी दिव्य चेतना अत्यंत गुप्त रूप से शॉ परिवार का निरीक्षण कर रही थी और उसका मुख्य ध्यान नकुल शॉ तथा उसके कंधे पर बैठी छोटी बिल्ली पर था। कोई नहीं जानता था क्यों, परंतु नकुल शॉ मुस्कुराया और उसने 1-2 बार अंबर की दिशा में देखा। अंबर का शरीर कांप उठा। एक तुच्छ सत्य प्रभु श्रेणी का व्यक्ति शून्य देव क्षेत्र की दिव्य चेतना को कैसे भांप सकता है। हालांकि यदि नकुल शॉ का उधर देखना केवल एक संयोग भी होता तो अगले दृश्य ने उसके मन को झकझोर कर रख दिया। म्याऊं, नकुल शॉ के कंधे पर बैठी छोटी बिल्ली ने तिरस्कार और आलस्य से उसकी दिशा में देखा। ये बिल्ली कैसे? अंबर को ऐसा प्रतीत हुआ मानो संसार के प्रति उसकी समझ ही उलट गई हो। हालांकि एक बात निश्चित थी, नकुल शॉ और वह छोटी चोर बिल्ली उसकी उपस्थिति से भली भांति परिचित थे। सबसे भयावह बात यह थी कि वे ऐसे अभिनय कर रहे थे मानो उन्हें उसके वहां होने का कोई ज्ञान ही न हो। पूर्व युद्ध की विचित्रता के विषय में विचार करते हुए अंबर को यह आभास हुआ कि यह मानव और बिल्ली की जोड़ी साधारण नहीं थी और उनके पास निश्चित रूप से कोई गहरा रहस्य था। आक्रमण करो! शॉ परिवार के 200 योद्धाओं ने एक साथ प्रहार किया। धमाका, धमाका, धमाका। यिन परिवार के किले की सुरक्षात्मक परत हिलने लगी और चूंकि यिन परिवार पहले ही अपने अधिकांश विशेषज्ञों को खो चुका था, इसलिए भय और अफरा तफरी ने उन्हें घेर लिया। आक्रमण करो! दक्षिण पश्चिमी कोने पर यिनमिंग पक्षी के ऊपर से नकुल शॉ ने अचानक कहा और युद्ध का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। शॉ परिवार ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और तुरंत किले के दक्षिण पश्चिमी कोने पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। दक्षिण पश्चिमी कोना वही स्थान है जहां यिन परिवार के किले की सुरक्षात्मक परत कमजोर है। अंबर अपनी सांसें रोकने पर मजबूर हो गया। उस कमी को खोजने के लिए उसे अपनी दिव्य चेतना से सूक्ष्म निरीक्षण करना पड़ा था, जबकि नकुल शॉ ने केवल एक दृष्टि में ही उसे पहचान लिया। चटक चटक! सुरक्षात्मक परत का दक्षिण पश्चिमी कोना शीघ्र ही टूटने लगा और यिन परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर असहायता और निराशा के भाव आ गए। मैं शॉ परिवार को इतनी सरलता से सफल नहीं होने दे सकता। अंबर का चेहरा कठोर हो गया। कम से कम मुझे ये जानना ही होगा कि नकुल शॉ वास्तव में कितना शक्तिशाली है।
तत्पश्चात वह बादलों में छिप गया और अपनी राजा मंशा का संचालन करने लगा। सुरक्षात्मक परत की दरार के समीप अचानक एक अपार शक्ति प्रकट हुई जिसने हमलों को रोक दिया। अंबर ने ये कार्य अत्यंत गुप्त रूप से किया था और केवल आधे कदम के राजा के स्तर के निकट का व्यक्ति ही इसे भांप सकता था। जब तक अंबर प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं करता, शॉ परिवार के पास कोई प्रमाण नहीं होता। उसकी यह शक्ति अत्यंत सूक्ष्म थी और इसका कोई विशिष्ट लक्षण नहीं था। नकुल शॉ मन ही मन हंसा। शॉ परिवार को रोकने के लिए इतना पर्याप्त नहीं था। उसने शॉ परिवार को 4 समूहों में विभाजित होने और एक साथ कई स्थानों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। राजा मंशा के आकाश और पृथ्वी के साथ मिलने से इस अपार शक्ति का निर्माण होता था। अंबर अपनी इस शक्ति को कई अलग अलग टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकता जब तक कि उसने 10,000 दिव्य विचार तकनीक जैसी किसी विद्या को उच्च स्तर तक न साधा हो। नकुल शॉ इस बात को लेकर आश्वस्त था। इस अपार शक्ति का उपयोग केवल एक ही क्षेत्र में किया जा सकता था और नकुल शॉ स्वयं भी अपने चरम स्तर पर इसे अलग अलग बलों में विभाजित नहीं कर सकता था। वर्तमान समय में नकुल शॉ भी इस शक्ति का प्रयोग कर सकता था, परंतु वह अभी सभी के सामने इसे उजागर नहीं करना चाहता था। यह बालक, बादलों के बीच अंबर के चेहरे के भाव एक बार फिर बदल गए। यदि वह पूरे यिन परिवार के किले को अपनी शक्ति से ढक देता तो यह अत्यंत स्पष्ट हो जाता और ऐसा करने पर उसकी शक्ति भी अत्यधिक क्षीण हो जाती। चटक चटक धमाका, शॉ परिवार शीघ्र ही यिन परिवार के किले में प्रवेश कर गया। म्याऊं म्याऊं, वह छोटी चोर बिल्ली एक चांदी जैसी चमक बनकर हवा में उड़ी और यिन परिवार के किले में कूद गई। आहह, चीखें गूंजने लगी क्योंकि यिन परिवार के कई उच्च अधिकारियों का उस छोटी बिल्ली के पंजों से अंत हो गया। उनकी गति को रोका नहीं जा सकता था। यिन परिवार ने किले और नगर का मोह छोड़ दिया और पीछे हटना प्रारंभ कर दिया। शॉ परिवार के योद्धा पुनर्तः तैयार थे और उन्होंने उनका पीछा किया। इसके बाद जो हुआ वह केवल एक नरसंहार था। अंबर पर दृष्टि रखने के अतिरिक्त नकुल शॉ को स्वयं कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हास्यास्पद टिल्ड टिल्ड टिल्ड, अंबर का चेहरा क्रोध से बिगड़ गया और वह हवा में तैरता रहा। यिन परिवार का विनाश निश्चित था जब तक कि कोई शून्य देव क्षेत्र का व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप न करे अथवा अंबर परिवार स्वयं सामने न आए। परंतु नकुल शॉ के पीछे 10,000 पवित्र कबीले का हाथ था जो लगभग 3 सितारा शक्ति के समान था। कोई भी सरलता से हस्तक्षेप करने का साहस नहीं कर सकता था। अंबर को जिस बात की सबसे अधिक चिंता थी वह ये थी कि शॉ परिवार द्वारा यिन परिवार के किले पर अधिकार कर लेने के बाद भी वह नकुल शॉ की वास्तविक क्षमता को नहीं भांप सका था। वह उस छोटी बिल्ली के रहस्य को भी नहीं समझ पाया था। शॉ परिवार ने यिन परिवार के किले से युद्ध का सामान एकत्र करना प्रारंभ कर दिया और नकुल शॉ को अभी भी सबसे पहले चयन करने का अधिकार मिला। यहाँ आत्मा मार्ग के पर्याप्त बहुमूल्य संसाधन नहीं हैं, परंतु जल तत्व और शरीर को बल प्रदान करने वाली सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में हैं। नकुल शॉ ने युद्ध की सामग्रियों को व्यवस्थित किया। यूनलिंग क्षेत्र पर शासन करने के लिए शॉ परिवार को यिन परिवार के अधिकांश संसाधनों की आवश्यकता थी, इसलिए नकुल शॉ अधिक वस्तुएं नहीं ले सकता था। नकुल शॉ की आत्मा को शीघ्रता से ठीक करने के लिए उसे शून्य देव क्षेत्र के स्तर की आत्मा मार्ग की वस्तुओं की आवश्यकता थी, परंतु ऐसी वस्तुएं 2 या 3 सितारा शक्तियों के पास भी दुर्लभ थीं। मैं अंबर परिवार को यही परामर्श दूंगा कि वे रुक जाएं, अन्यथा अगला नंबर अंबर परिवार का ही हो सकता है। एक क्षीण आवाज बादलों की ओर गूंजी और अंबर, जो बस वहां से प्रस्थान करने ही वाला था, वहीं ठिठक कर रह गया। यह नकुल शॉ की स्पष्ट चेतावनी थी। अध्याय 778 एंजेला। अंबर के चेहरे पर जाने से ठीक पहले स्तब्धता के भाव आ गए। नकुल शॉ की चेतावनी सीधे अंबर के दिमाग में गूंजी थी और उससे पहले से इसका जरा भी आभास नहीं हुआ था। ऐसा करने के लिए सामने वाले व्यक्ति की आत्मा की शक्ति उसकी अपनी आत्मा की शक्ति से अधिक होनी चाहिए थी। सत्य प्रभु श्रेणी के छोकरे, क्या तुम सच में सोचते हो कि एक राजा की सहायता से तुम लुओ परिवार को धमकी दे पाओगे? अंबर ने अपने दिल में उठे झटके को दबाया और उसका चेहरा कठोर हो गया। उसकी दिव्य चेतना हवा में चमकी और नकुल शॉ के कानों के पास उतरी, लेकिन यह उसकी आत्मा में प्रवेश करने में असमर्थ रही। इस दृश्य ने उसे स्तब्ध कर दिया। वह नकुल शॉ की आत्मा की शक्ति को भांपने या छूने में भी सक्षम नहीं था। नकुल शॉ की आत्मा की शक्ति एक शांत महासागर की भांति थी। यद्यपि अंबर हठी और आक्रामक था, फिर भी वह सावधान और सतर्क था। नकुल शॉ और उस छोटी चोर बिल्ली दोनों के पास ऐसी शक्ति थी जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था और इस बात ने उसे आशंकित कर दिया था। इसके अलावा वर्तमान लुओ परिवार शॉ परिवार पर सीधे हमला नहीं कर सकता था। तो फिर देखते हैं। नकुल शॉ ने अपनी आंखें मूंद लीं और शांत बना रहा। कुएं के मेढक छोकरे, ये तुच्छ यूनलिंग शॉ परिवार महान गण सम्राट साम्राज्य के सामने कुछ भी नहीं है। यह एक मोहरा बनने के योग्य भी नहीं है। 10,000 पवित्र कबीले का अपने चरम पर भले ही कोई स्थान रहा हो, लेकिन अब
अंबर के चेहरे पर ठंडक छा गई और उसके स्वर में श्रेष्ठता की भावना थी। अंबर नकुल शॉ को चेतावनी देने और पलटवार करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग कर रहा था। महान गण सम्राट साम्राज्य में शॉ परिवार और यहाँ तक कि लुओ परिवार भी कुछ नहीं थे। कमजोर हो चुके 10,000 पवित्र कबीले के पास नामात्र की शक्ति बची थी। दूसरी ओर अंबर ने 8वें राजकुमार के साथ अच्छे संबंध बना लिए थे और शाही परिवार ही वास्तविक शासक था। यह अंबर नकुल शॉ आश्चर्यचकित हुआ। अंबर न केवल प्रतिभाशाली था बल्कि उसने इस खतरनाक दुनिया में एक बड़ा सहारा भी खोज लिया था। शाही परिवार ने उसकी प्रतिभा और क्षमताओं को पहचान लिया था। नकुल शॉ, अंबर के शब्द आत्मविश्वास और प्रभुत्व से भरे थे। यदि तुम अब भी पीछे हट जाओ तो अभी भी समय है, अन्यथा शॉ परिवार अधिक से अधिक केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। तुम 10,000 पवित्र कबीले के संरक्षण से भले ही जीवित बच जाओ, लेकिन तुम अत्यंत घृणा और पश्चाताप के साथ मरोगे। ये सुनकर नकुल शॉ को अजीब लगा। चेतावनी वह अंबर को दे रहा था, लेकिन अंबर अचानक सम्राट साम्राज्य की बातें करने लगा और नकुल शॉ को पीछे हटने के लिए कहने लगा, मानो अंबर स्वयं ही विजेता हो। नकुल शॉ बैठ गया और उसने आगे कुछ नहीं कहा। उसने अंबर को चेतावनी दे दी थी, अब अंबर उसकी बात सुनता है या नहीं, इससे नकुल शॉ को कोई अंतर नहीं पड़ता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अंबर की सुनने की कोई योजना नहीं थी। बादलों के बीच अंबर का चेहरा गंभीर था और वह लुओ परिवार की दिशा में उड़ गया। नकुल शॉ की इच्छाशक्ति उसकी अपेक्षाओं से परे थी। उसने अभी अभी अपने शब्दों से नकुल शॉ की युद्ध भावना को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन नकुल शॉ पूरी तरह से अविचलित रहा और बहस करने तक में रुचि नहीं दिखाई। ये छोकरा किस बात के बल पर इतना बेपरवाह है? अंबर ने एक प्रकार की पराजय महसूस की। उसने शॉ परिवार से निपटने की जिम्मेदारी खुद ली थी, लेकिन वह विफल रहा। तियानफैंग महान द्वीप क्षेत्र का नंबर 1 प्रतिभावान व्यक्ति अपने से 1 दर्जन वर्ष से भी छोटे युवक से हार गया था। इस अपमान ने उसे क्रोधित कर दिया। आयु के मामले में नकुल शॉ केवल 14 या 15 वर्ष का था, उसकी आयु का आधा भी नहीं। भाई लुओ, उड़ने की ध्वनि और अपार शक्ति का एक प्रवाह लुओ परिवार के समीप प्रकट हुआ। 8वें राजकुमार अंबर के चेहरे के भाव थोड़े बेहतर हुए जब उसने उस शांत और सुरुचिपूर्ण पुरुष की ओर देखा। भाई लुओ, कैसा रहा? क्या सफलता नहीं मिली? 8वां राजकुमार अंबर के चेहरे के भाव देखकर समझ गया कि बात सही नहीं रही। दोनों के बीच अच्छे संबंध थे, इसलिए अंबर ने उसे सब कुछ बता दिया। ऐसा लगता है कि वह नकुल शॉ वास्तव में साधारण नहीं है। सिद्धार्थ ग्रिफिन के साथ हुए युद्ध के बाद से भाई लुओ ने कभी ऐसी पराजय महसूस नहीं की। 8वें राजकुमार की आंखें चमकी और वह धीरे से बोला। ऐसा लगा जैसे अंबर ने इस बार जो अपमान महसूस किया था वह केवल सिद्धार्थ ग्रिफिन से मिले अपमान से ही थोड़ा कम था। सिद्धार्थ ग्रिफिन। जब अंबर ने इस नाम का उच्चारण किया तो उसकी आंखों में घृणा और युद्ध की भावना उमड़ पड़ी। मैं पहले इस छोकरे को समाप्त करूंगा, फिर उसे चुनौती दूंगा। 8वां राजकुमार जानता था कि आधा वर्ष पूर्व मिली पराजय अंबर का सबसे बड़ा अपमान थी। मैंने विश्लेषण किया है कि सिद्धार्थ ग्रिफिन जानबूझकर आधे कदम के राजा के स्तर पर रुका रहा क्योंकि वह राजा नहीं बनना चाहता था। आखिरकार उसकी मंशा पहले ही एक सम्राट के स्तर तक पहुंच चुकी है, 8वें राजकुमार ने कहा। जब भी वह सिद्धार्थ ग्रिफिन का उल्लेख करता उसे निराशा होती थी। 8वां राजकुमार ऐसे महान प्रतिभावान को अपने पक्ष में करने में सफल नहीं हो सका था, लेकिन क्राउन प्रिंस के पद के लिए उसके सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी चौथे राजकुमार ने उसे अपने साथ जोड़ लिया था। वह अपनी साधना को क्यों दबाना चाहता है? क्या ये संभव है? अंबर को अचानक किसी बात का आभास हुआ। बिल्कुल सही, दिव्य भ्रम आयाम। 8वां राजकुमार हल्का सा मुस्कुराया। शून्य देव क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को दिव्य भ्रम आयाम में प्रवेश करने के लिए एक अत्यधिक जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन आधे कदम के राजाओं के पास सफलता की कम से कम 70% संभावना होती है। यह विश्लेषण पूरी तरह तर्कसंगत था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह सुरक्षित रूप से दिव्य भ्रम आयाम में प्रवेश कर सके, सिद्धार्थ ग्रिफिन जानबूझकर आधे कदम के राजा के स्तर पर ही रुका रहा। वूश वूश, दोनों लुओ परिवार की दिशा में उड़ गए। 8वें राजकुमार, क्या आपने मेरी बहन से बात की है? वह कैसी है? अंबर मुस्कुराया। 8वां राजकुमार उच्च और कुलीन पद पर था। यदि उसकी छोटी बहन का विवाह 8वें राजकुमार से हो जाता तो यह उसके और पूरे लुओ परिवार के लिए अत्यंत लाभदायक होता। लुओ परिवार तो इसके लिए भी तैयार था, भले ही एंजेला केवल एक उपपत्नीक दासी उपपत्नीक बनकर रहे। मुझे सुश्री एंजेला पसंद है और वह एकदम सर्वगुण संपन्न है, लेकिन 8वें राजकुमार ने लाचारी से मुस्कुराते हुए कहा, क्या एंजेला तैयार नहीं है? अंबर को समस्या का आभास हुआ। 8वें राजकुमार, स्वयं उसने और लुओ परिवार ने कभी एंजेला से उसकी राय पूछने का प्रयास ही नहीं किया था। अंबर के दृष्टिकोण से यह एक ऐसी बात थी जिसके सपने सामान्य परिवारों की अनगिनत महिलाएं देखती हैं, भले ही वे केवल एक उपपत्नी बने, और यहाँ तो 8वें राजकुमार ने एंजेला को अपनी मुख्य पत्नी बनाने का वचन दिया था।
लुओ परिवार के एक कक्ष के भीतर। पिताजी, भाई, मैंने कब सगाई तोड़ने के लिए सहमति दी थी? क्या आपने एक बार भी मुझसे पूछने का विचार किया कि मैं क्या चाहती हूँ? हरे वस्त्र पहने एक युवती रो रही थी। उस लड़की की त्वचा अत्यंत कोमल थी और वह किसी देवी की भांति प्रतीत हो रही थी। वह वर्षा के बाद खिले कमल की भांति निष्कलंक थी। युवती के क्रंदन का सामना करते हुए अंबर और उसके पिता दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मौन रहे। वे दोनों एंजेला से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी एंजेला की इच्छा नहीं पूछी थी, और अब नकुल शॉ के सगाई अस्वीकृति पत्र के कारण उसका नाम कलंकित हो चुका था। उनके दिलों में ग्लानि की भावना उत्पन्न हुई, लेकिन वह शीघ्र ही लुप्त हो गई। 8वें राजकुमार और शाही परिवार के साथ संबंध स्थापित करना एक ऐसी बात थी जिसे लुओ परिवार और अंबर ठुकरा नहीं सकते थे। अगले दिन नकुल शॉ परिवार के किले में लौट आया और अपनी साधना जारी रखी। यिन परिवार का विनाश करने के बाद नकुल शॉ ने जल तत्व और शरीर को सुदृढ़ करने वाले कुछ बहुमूल्य संसाधन एकत्र कर लिए थे, जो उसे कुछ समय तक साधना करने की सुविधा दे सकते थे। इस समय तक उसकी साधना सत्य प्रभु श्रेणी के अंतिम चरणों तक पहुंच चुकी थी और निरंतर बढ़ रही थी, लेकिन स्वर्णकुंड पवित्र बिजली शरीर के चौथे स्तर को पार करने के लिए अभी भी कुछ अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। ये देखकर नकुल शॉ ने अपना अधिक ध्यान पंचतत्व पवन बिजली तकनीक पर लगाया। पंचतत्व पवन बिजली तकनीक का स्तर जितना उच्च होता, वह अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए पवन और बिजली का उतना ही कुशल उपयोग कर सकता था। कुछ दिनों बाद नकुल शॉ की साधना चरम सत्य प्रभु श्रेणी के समीप पहुंच रही थी और पंचतत्व पवन बिजली तकनीक चौथे स्तर के शिखर के करीब थी। स्वर्णकुंड पवित्र बिजली शरीर आधा महीना बीतने के बाद चौथे स्तर को पार करने में सक्षम हो सकता है, और मेरी साधना 2 महीनों के बाद पुनः मूल कोर क्षेत्र तक पहुंच सकती है, नकुल शॉ ने मन ही मन कहा। अपनी पुनः साधना के लिए उसकी योजना अत्यंत सटीक थी। जब वह शून्य देव क्षेत्र में लौटेगा तो उसकी नींव उसके पिछले जीवन की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होगी, जिससे उसके रहस्यमय प्रकाश क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना बढ़ जाएगी। इस दिन नकुल शॉ की साधना में बाधा आए। फेगेर, लुओ परिवार ने कुछ लोगों को भेजा है और वे तुमसे बात करना चाहते हैं। दादा शॉ शीघ्रता से वहां आए। लुओ परिवार। नकुल शॉ उठा और आंगन से बाहर आया। कुछ समय बाद नकुल शॉ ने शॉ परिवार के एक विश्राम कक्ष में लुओ परिवार के प्रतिनिधियों को देखा। लुओ परिवार की ओर से कुल 3 लोग आए थे। बीच में बैठा व्यक्ति मूल कोर क्षेत्र का एक बुजुर्ग था, जिसका चेहरा मोटा और कान बड़े बड़े थे। उसने कहा, नकुल शॉ, मैं परिवार के मुखिया का प्रतिनिधित्व करते हुए तुम्हें लुओ परिवार के भोज में आमंत्रित करने और विवाह पर चर्चा करने आया हूँ। जहाँ तक सगाई अस्वीकृति पत्र की बात है, परिवार के मुखिया यह मानने के लिए तैयार हैं कि यह जल्दबाजी में उठाया गया कदम था। मैंने सुना है कि तुम्हारे प्रति सुश्री एंजेला की धारणा भी बुरी नहीं है। मोटे चेहरे वाला बुजुर्ग बोलता रहा, जबकि नकुल शॉ और शॉ परिवार के अन्य सदस्य आश्चर्यचकित थे। जहां तक इस भोज का प्रश्न था, नकुल शॉ को इसमें कोई रुचि नहीं थी और वह इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहता था, और उन्होंने केवल नकुल शॉ को ही आमंत्रित किया था। फेगेर, ये संभवतः लुओ परिवार का कोई जाल है। शॉ परिवार के उच्च अधिकारी चिंतित थे। दादा शॉ को तो ये संदेह भी था कि वे नकुल शॉ की हत्या करने की योजना बना रहे थे। मैं पहले ही सगाई अस्वीकृति पत्र लिख चुका हूं, अब कहने के लिए कुछ शेष नहीं है। नकुल शॉ की भौहें तंग गईं, लेकिन वह मोटा बुजुर्ग नकुल शॉ को मनाने का प्रयास करते हुए लगातार बोलता रहा। मैं अब जा रहा हूं। नकुल शॉ अन्य बातों पर ध्यान देने के मूड में नहीं था, और वह उन तीनों प्रतिनिधियों को पीछे छोड़कर पुनः अपनी साधना प्रारंभ करने ही वाला था। छोकरे, अधिक घमंड मत करो। ये देखकर वह मोटा बुजुर्ग अंततः क्रोधित हो गया। लुओ परिवार तुम्हें आमंत्रित करके तुम्हें सम्मान दे रहा है। लुओ परिवार के सामने इस तुच्छ शॉ परिवार की कोई हैसियत नहीं है। ये तो चट्टान पर अंडा मारने जैसा होगा। वह मोटा बुजुर्ग अपशब्द कहने लगा और कोसने लगा। नकुल शॉ समझ गया, ये संभवतः लुओ परिवार की चालों में से एक थी। यदि वे इस प्रतिनिधि पर हमला करते तो लुओ परिवार के पास आक्रमण करने का एक वैध कारण होता। एक विशेष क्षण में आधे कदम के राजा की मंशा के साथ उड़ने की ध्वनि सुनाई दी। क्या नकुल शॉ यहाँ है? नीले वस्त्रों में एक सेनापति हवा में तैरता हुआ आया और उसने एक चमकता हुआ चांदी का प्रतीक चिन्ह निकाला। वेंग टिल्ड। वह प्रतीक चिन्ह 100 गज चौड़ा हो गया और एक बैंगनी नाग से घिर गया जो सम्राट साम्राज्य के भाग्य से जुड़ा हुआ था। ड्यूक प्रतीक चिन्ह। शॉ परिवार के उच्च अधिकारियों के साथ साथ उस मोटे बुजुर्ग प्रतिनिधि का दिल भी दहल उठा। प्रणाम, लॉर्ड ड्यूक। शॉ परिवार के उच्च अधिकारी, वह मोटा बुजुर्ग और उसके साथी सभी अत्यंत आदरपूर्वक झुक गए, और कम साधना वाले लोगों ने तो घुटने ही टेक दिए। हाँ, मैं ही नकुल शॉ हूँ। नकुल शॉ भावहीन होकर आगे बढ़ा। नकुल शॉ, ड्यूक पैलेस तुम्हें एक अतिथि के रूप में आमंत्रित करता है। नीले वस्त्रधारी सेनापति मुस्कुराया जब उसकी दृष्टि नकुल शॉ पर पड़ी, और उसका व्यवहार काफी आदरपूर्ण था।
ड्यूक पैलेस। नकुल शॉ को एक अतिथि के रूप में आमंत्रित कर रहा है। लुओ परिवार के तीनों प्रतिनिधि ऐसे स्तब्ध रह गए मानो उनका गला घुट गया हो। अध्याय 779 क्लाउड सिल्कवॉर्म सेंट बटरफ्लाई। इस समय नकुल शॉ को एंजेला परिवार और ड्यूक पैलेस दोनों के द्वारा आमंत्रित किया जा रहा था। मोटे चेहरे वाले बुजुर्ग और उनके साथियों के चेहरे के भाव देखने लायक थे। सेनापति, मैं ड्यूक पैलेस जाना चाहता हूं, लेकिन एंजेला परिवार के ये मित्र मुझे अपने भोज में भाग लेने के लिए बाध्य कर रहे हैं। नकुल शॉ ने मासूमियत से सांस खींचते हुए कहा। ये सुनकर एंजेला परिवार के तीनों सदस्यों के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए और वे लगभग चीखने चिल्लाने की स्थिति में आ गए। कौन सा एंजेला परिवार? नीले वस्त्र पहने आधे कदम के राजा सेनापति का चेहरा कठोर हो गया और उसके ड्यूक प्रतीक चिन्ह से एक ड्रैगन जैसी शक्ति निकलने लगी। ड्यूक प्रतीक चिन्ह की सहायता से वह आधे कदम का राजा सेनापति एक राजा के स्तर की शक्ति प्रकट कर सकता था। नहीं 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 नहीं, सेनापति, आपने हमें गलत समझा है। मोटा बुजुर्ग घबरा गया। यदि उसके पास 100 गुना अधिक साहस भी होता तो भी वह ड्यूक पैलेस के अतिथि को ले जाने का दुस्साहस नहीं करता। ड्यूक पैलेस तियानफेंग महान द्वीप क्षेत्र का सर्वोच्च शासक था, जो कि सामान्य द्वीप क्षेत्रों के एक बड़े हिस्से पर शासन करने के समान था। पद के मामले में केविन सम्राट के छोटे भाई थे, यहाँ तक कि 8वें राजकुमार को भी उन्हें अंकल केविन कहना पड़ता था। यहाँ तक कि 3 सितारा शक्तियाँ भी ऐसे व्यक्ति को सरलता से परेशान करने का साहस नहीं करती थीं। सिद्धांत रूप में एंजेला परिवार और 10,000 पवित्र कबीले केविन के अधिकार क्षेत्र में आते थे। युवा मास्टर शॉ, आप ड्यूक पैलेस से वापस आने के बाद एंजेला परिवार में आ सकते हैं, मोटे चेहरे वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अच्छी बात है। नीले वस्त्रधारी सेनापति मुस्कुराया और नकुल शॉ उस नीले वस्त्रधारी सेनापति के साथ चला गया। क्या हो रहा है? नकुल शॉ को ड्यूक पैलेस द्वारा क्यों आमंत्रित किया जा रहा है? हमें जल्दी से परिवार के मुखिया और युवा मास्टर को इसकी सूचना देनी होगी। ऐसा लगता है कि हमें शॉ परिवार से निपटने की अपनी योजना पर फिर से विचार करना होगा। एंजेला परिवार के तीनों सदस्यों ने ठंडी सांस भरी। एक बार जब नकुल शॉ और ड्यूक पैलेस के बीच संबंध बन जाता तो ये 10,000 पवित्र कबीले के साथ उसके संबंध की तुलना में कहीं अधिक भयावह होता। आखिरकार ड्यूक पैलेस पूरे तियानफेंग महान द्वीप क्षेत्र का सर्वोच्च शासक था। केवल एक विचार से केविन ये तय कर सकते थे कि कौन जीवित रहेगा और किसकी मृत्यु होगी। आधे दिन के बाद एक विशाल महल नकुल शॉ की दृष्टि में आया। नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख दूर से ही यहाँ एकत्र होती सम्राट साम्राज्य की नियति को भांप सकती थी। तो ये ड्यूक पैलेस है, नकुल शॉ ने कहा। महल में बगीचे, पर्वत, झरने, झीलें थीं। वह सब कुछ था जिसके बारे में कोई सोच सकता था, और यह डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन के जैसा ही बनाया गया था। इसे महल कहने के बजाय एक छोटा राज्य मानना अधिक उचित था। सेनापति, मुझे किस कुलीन व्यक्ति ने यहाँ आमंत्रित किया है? नकुल शॉ आखिरकार बोला। उनके निकलने के बाद से उसने पहली बार बात की थी। सेनापति के चेहरे पर प्रशंसा के भाव आ गए। इस 15 वर्षीय पशु साधक का धैर्य उसकी आयु के अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक था। आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। ड्यूक भी महल में हैं और यदि आप भाग्यशाली रहे तो आप उनसे भी मिल सकते हैं। नीले वस्त्रधारी सेनापति ने सीधे उत्तर दिए बिना मुस्कुराया और नकुल शॉ ने आगे कुछ नहीं पूछा। वह महान गण सम्राट साम्राज्य की श्रेणियों में थोड़ी रुचि रखता था। जितना वह जानता था उसके अनुसार श्रेणियों को इस प्रकार विभाजित किया गया था: सम्राट, ग्रैंड ड्यूक, ड्यूक, मार्क्विस और अर्ल। सर्वोच्च सम्राट था महान गण सम्राट साम्राज्य का शासक। सम्राट के अलावा ग्रैंड एम्प्रेस और एम्प्रेस को भी क्रमशः सम्राट और आधा सम्राट के स्तर पर माना जाता था। सम्राट के नीचे ग्रैंड ड्यूक थे। महान गण सम्राट साम्राज्य में ग्रैंड ड्यूक अत्यंत दुर्लभ थे और वे एक प्रांत को नियंत्रित करते थे। एक ग्रैंड ड्यूक की साधना आमतौर पर रहस्यमयी प्रकाश क्षेत्र में होती थी और कुछ तो सम्राट के वरिष्ठ भी थे। ग्रैंड ड्यूक के नीचे ड्यूक थे, वे आमतौर पर एक बड़े द्वीप क्षेत्र या कई द्वीप क्षेत्रों पर शासन करते थे। केविन ड्यूक के बीच अभिजात वर्ग में से एक थे। कुछ लोगों का कहना था कि पद के अलावा कोई उपाधि प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं था। हालांकि यदि वे ऐसा सोचते थे तो वे पूरी तरह गलत थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां नियति का भाग्य जुड़ा हुआ था। व्यक्ति का पद जितना उच्च होता था उसे सम्राट साम्राज्य से उतनी ही अधिक नियति प्राप्त होती थी। उदाहरण के लिए वर्तमान महान गण पवित्र सम्राट साम्राज्य की पूरी नियति का उपयोग कर सकता था। यहाँ तक कि साधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति भी आसानी से शून्य देव क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था यदि वह महान गण पवित्र सम्राट बन जाता। इसके अलावा शाही रक्तरेखा अत्यंत शक्तिशाली थी। लगभग प्रत्येक पवित्र सम्राट के पास सम्राट या पवित्र प्रभु की साधना थी। इससे कोई भी सम्राट साम्राज्य की नियति के प्रभाव को देख सकता था।
सम्राट स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति सम्राट साम्राज्य से एक निश्चित मात्रा में नियति का उपयोग कर सकता था, जब तक कि उसके पास कोई उपाधि हो। नियति की शक्ति अत्यंत गूढ़ थी, ये साधना और अन्य पहलुओं को बढ़ा सकती थी। जब तक किसी की नियति पर्याप्त रूप से मजबूत थी, वे अपना भाग्य भी बदल सकते थे। इसलिए महान गण सम्राट साम्राज्य में कई विशेषज्ञ कुलीनता की उपाधि प्राप्त करना चाहते थे, जिसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति महान गण सम्राट साम्राज्य के क्षेत्र में एक नए साम्राज्य का निर्माण करना चाहता है, तो महान गण सम्राट साम्राज्य को तुरंत इसका आभास हो जाएगा, क्योंकि यह उनकी नियति को प्रभावित करता है। नकुल शॉ समझ गया। उसे यहाँ आकाश और पृथ्वी के साथ समाहित होने के बाद ही इसका एहसास हुआ था। अजूर फ्लावर महाद्वीप का साम्राज्य एक ही रात में नष्ट होने का कारण यही था। जब तक महान गण सम्राट साम्राज्य को यह आभास होता कि कोई साम्राज्य बनाया जा रहा है, वे एक आदेश जारी करते और साम्राज्य के कबीलों और शक्तियों को इससे निपटने देते। सर शॉ, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। नीले वस्त्रधारी सेनापति नकुल शॉ को एक बड़ी इमारत की ओर ले गया और नकुल शॉ वहीं खड़ा होकर आसपास देखने लगा। नीला वस्त्रधारी सेनापति शीघ्र ही मुस्कुराते हुए बाहर आया। राजकुमारी आपको अंदर बुला रही हैं। राजकुमारी। नकुल शॉ थोड़ा रुका और अपनी स्मृतियों में खोजने लगा, लेकिन उसने इस बारे में अधिक नहीं सोचा और धीरे धीरे अंदर चला गया। अंदर कदम रखते ही नकुल शॉ ने किसी को देखा। वह ड्रैगन के वस्त्र पहने एक सुरुचिपूर्ण पुरुष था। तुम हो। नकुल शॉ और उस सुरुचिपूर्ण पुरुष ने एक ही समय में कहा, और वे एक दूसरे की उपस्थिति देखकर आश्चर्यचकित थे। 8वें राजकुमार। नकुल शॉ। दोनों एक साथ बोले, हे भाई शॉ, ऐसा लगता है कि हमारा मिलना तय था। 8वें राजकुमार के चेहरे के भाव वापस सामान्य हो गए और वह मुस्कुराया। जाने से पहले उसने सुना था कि राजकुमारी ने एक पशु साधक को आमंत्रित किया है, लेकिन उसने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया था। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? आंगन की गहराइयों से एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। 8वें राजकुमार ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और नकुल शॉ के साथ आंगन की ओर बढ़ा। अजीब है, यह नकुल शॉ 8वें राजकुमार को कैसे जानता है? नीले वस्त्रधारी सेनापति आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने प्रणाम किया और चला गया। जमीन को ढकने वाली लाल पंखुड़ियों पर कदम रखते हुए नकुल शॉ और 8वां राजकुमार शीघ्र ही आंगन की गहराई में स्थित इमारत तक पहुंच गए। इमारत के सामने एक कुलीन युवती खड़ी थी। उसने एक शानदार पोशाक पहनी हुई थी और यद्यपि वह छोटी थी, फिर भी वह अत्यंत सुंदर थी। पहली ही नज़र में वह किताबों और परियों की कहानियों की राजकुमारियों के मानदंडों पर खरी उतरती थी। राजकुमारी। नकुल शॉ को लगा कि वह जानी पहचानी लग रही है। ये युवती वयु जंगल में बैंगनी वस्त्र पहने उस युवती की छवि से मिलती जुलती थी। उस समय नकुल शॉ का लक्ष्य यिनमिंग पक्षी था, इसलिए उसने युवती और उसके साथियों पर केवल एक नज़र डाली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ड्यूक पैलेस की राजकुमारी होगी। 8वां राजकुमार और राजकुमारी चचेरे भाई बहन होने चाहिए। नकुल शॉ, ये वास्तव में तुम हो। तुम वही रहस्यमयी पशु साधक हो जिसे मैं खोज रही थी। राजकुमारी मुस्कुराए और खुशी से बोली। दोनों की आयु लगभग 15 वर्ष थी, इसलिए उनके बीच कोई वैचारिक अंतर नहीं था। ये देखकर कि नकुल शॉ थोड़ा आश्चर्यचकित था, राजकुमारी ने शीघ्र ही अपना परिचय दिया। मैं नैन्सी हूँ। नैन्सी। राजकुमारी नैन्सी। नकुल शॉ ने सिर हिलाया और बहुत सहजता से व्यवहार किया। नैन्सी, तुम नकुल शॉ से कैसे मिली? 8वें राजकुमार ने पूछा। वह पहले जाने वाला था, लेकिन ये देखकर कि राजकुमारी नैन्सी जिस व्यक्ति से मिलना चाहती थी वह नकुल शॉ था, उसने अपना मन बदल लिया। हम वयु जंगल में मिले थे। नैन्सी थोड़ी उत्साहित थी और उसने उसे बताया कि कैसे उसने नकुल शॉ को यिनमिंग पक्षी को आसानी से वश में करते देखा था। ये सुनकर 8वें राजकुमार की आंखें चमक उठीं। ऐसा लगता है कि यह नकुल शॉ आत्मा के मार्ग में माहिर है। 8वें राजकुमार के होठों पर मुस्कान आ गई। उसके रुकने का कारण नकुल शॉ को बेहतर ढंग से समझना था। वह नहीं जानता था क्यों, लेकिन 8वें राजकुमार को लगा कि नकुल शॉ सिद्धार्थ ग्रिफिन के समान था। सिद्धार्थ ग्रिफिन एक ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति था जो पिछले कुछ वर्षों में साम्राज्य में उभरा था। केवल आधे कदम के राजा की साधना के साथ वह महान गण शाही प्रतिभा रैंकिंग में 39वें स्थान पर था। शीर्ष 500 प्रतिभावान पूरे महान गण सम्राट साम्राज्य से आए थे, लेकिन शीर्ष 100 शाही परिवार 8 बड़े परिवारों या 3 और 4 सितारा शक्तियों से आए थे। हालांकि सिद्धार्थ ग्रिफिन किसी भी कबीले या परिवार से नहीं आता था और फिर भी आधे कदम के राजा की साधना के साथ 30 के दशक की रैंकिंग में आने में सफल रहा था। शीर्ष 200 रैंकों में उसकी साधना सबसे कम थी। राजकुमारी नैन्सी, आपने मुझे केवल देखने के लिए तो यहाँ नहीं बुलाया होगा, है न? नकुल शॉ ने पूछा। ये सुनकर राजकुमारी नैन्सी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन ये शीघ्र ही गायब हो गया। वह यिनमिंग पक्षी को वश में करने वाले उस रहस्यमयी बैंगनी बालों वाले युवक की छवि को भूलने में असमर्थ थी। उस युवक के पास स्वप्निल बैंगनी बाल और एक सुंदर चेहरा था।
उसने एक शांत आभा बिखेरी और वह कभी कभी उसके दिमाग में आता था। लगभग 15 साल की एक युवती होने के नाते वह नायकों को पसंद करती थी, खासकर जो उसकी उम्र के आसपास थे और रहस्यमयी तथा सुंदर भी थे। इस नए शरीर में नकुल शॉ के पास एक अधिक सुंदर चेहरा था जो महिलाओं के लिए आकर्षक था। नकुल शॉ, मैंने तुम्हें किसी काम में मेरी मदद करने के लिए यहाँ बुलाया है। राजकुमारी नैन्सी शांत हुई और अपने कुलीन तथा सुरुचिपूर्ण रूप में लौट आई। ओह, आठवां राजकुमार रुचि ले रहा था। यदि ड्यूक पैलेस इसे हल करने में असमर्थ था तो यह कुछ साधारण नहीं होता। वह नकुल शॉ को बेहतर ढंग से समझने के लिए भी इस अवसर का उपयोग कर सकता था। देखो, राजकुमारी नैन्सी ने रहस्यमयी ढंग से व्यवहार किया और एक नाजुक, पारदर्शी बोतल निकाली। अंगूठे के आकार का एक छोटा रेशम का कीड़ा देखा जा सकता था और किसी तरह उसके पंखों की एक जोड़ी थी। छोटा रेशम का कीड़ा कला के एक नमूने की तरह था। वह गोल मटोल था, लेकिन वह सो गया था और उसकी आभा कमजोर थी। भले ही उसे रखने वाली एक अनूठी बोतल थी, फिर भी छोटा रेशम का कीड़ा एक प्राचीन आभा दे रहा था। म्याऊं म्याऊं, छोटी चोर बिल्ली बाहर कूदी और नकुल शॉ के कंधे पर खड़ी हो गई क्योंकि उसकी आंखें घूमने लगी थीं। क्लाउड सिल्कवॉर्म सेंट बटरफ्लाई, इस रेशम के कीड़े को देखकर आठवां राजकुमार चीखे बिना नहीं रह सका। नैन्सी, क्या यह आपके पिता के संग्रह से 10,000 प्राचीन प्रजातियों का पौराणिक कीट है? अध्याय 780 एक सांस। नैन्सी, क्या ये तुम्हारे पिता के संग्रह से 10,000 प्राचीन प्रजातियों का पौराणिक कीट है? आठवां राजकुमार चीख पड़ा। 10,000 प्राचीन प्रजातियों का रक्तवंश ब्लिदलाइन महाद्वीप क्षेत्र में भी दुर्लभ था और ये 10,000 प्राचीन प्रजातियों का एक बहुमूल्य कीट था। नकुल शॉ ने डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन में 10,000 प्राचीन प्रजातियों की रैंकिंग पढ़ी थी। प्राचीन महाद्वीप के खंडित होने के बाद 10,000 प्राचीन प्रजातियों के रक्तवंश पूरी दुनिया में फैल गए थे और 10,000 प्राचीन प्रजातियों में से लगभग सभी विलुप्त हो चुकी थीं। 10,000 प्राचीन प्रजातियों के कीट का रक्तवंश आमतौर पर इंसान की तुलना में कहीं अधिक शुद्ध होता है। नकुल शॉ की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने क्लाउड सिल्कवॉर्म सेक्रेड बटरफ्लाई का बारीकी से निरीक्षण किया। क्लाउड सिल्कवॉर्म सेक्रेड बटरफ्लाई 10,000 प्राचीन प्रजातियों की एक मूल प्रजाति थी और यद्यपि यह रैंकिंग में केवल 700 के आसपास थी, फिर भी समान साधना पर इसका रक्तवंश नकुल शॉ के पिछले मिस्टिक आइस स्केल्ड रेस के रक्तवंश से अधिक शक्तिशाली था। यद्यपि रैंकिंग महत्वपूर्ण थी, लेकिन शुद्धता और मात्रा और भी अधिक महत्वपूर्ण थी। उदाहरण के लिए, यदि तनुश्री शॉ की स्पिरिट रेस का रक्तवंश आधा भी जागृत हो जाता, तो यह आकाश और पृथ्वी का रंग बदल देता और यह अन्य सभी प्रजातियों को दबा देता। यदि पहली रैंक वाली प्राचीन प्रजाति अपने देव राक्षस शरीरों गॉड डैमन बॉडीज के साथ प्रकट होती, तो स्वयं स्थान स्पेस भी इसे सहन नहीं कर पाता। क्लाउड सिल्कवॉर्म सेक्रेड बटरफ्लाई 10,000 प्राचीन प्रजातियों की 4 सबसे सुंदर प्रजातियों में से एक है। इसकी क्षमताएं भी अत्यंत अनूठी हैं। ये 3 अलग अलग रूपों रेशम का कीड़ा, सिल्कवर्म, ड्रैगनफ्लाई और तितली बटरफ्लाई में बदल सकती है। यह एक दुर्लभ 3 चरणीय जीवन रूप 3 स्टेट लाइफ फॉर्म है। आठवें राजकुमार ने क्लाउड सिल्कवॉर्म सेक्रेड बटरफ्लाई को ऐसे देखा जैसे वह कला के किसी नमूने को देख रहा हो। ये जीव उसके लिए भी आकर्षक था, लेकिन उसके चेहरे पर अफसोस का भाव था। किसी अज्ञात कारण से क्लाउड सिल्कवॉर्म सेक्रेड बटरफ्लाई गहरी नींद में है। नकुल शॉ ने इसे देखा। ये कहा जा सकता था कि क्लाउड सिल्कवॉर्म सेक्रेड बटरफ्लाई से जीवन की आभा अत्यंत कमजोर थी और कभी कभी तो यह पूरी तरह से रुक जाती थी। नकुल शॉ, क्लाउड सिल्कवॉर्म सेक्रेड बटरफ्लाई कई वर्षों से सो रही है। यह मेरे जन्म के समय भी ऐसी ही थी। मैंने कभी किसी ऐसे पशु साधक के बारे में नहीं सुना जो इसे जगाने में सक्षम हुआ हो। राजकुमारी नैन्सी की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। वयु जंगल में नकुल शॉ की क्षमताओं की छवि उसके दिल में बस गई थी। नकुल शॉ तुरंत समझ गया। नैन्सी, ये तुम्हारे पिता का दुर्लभ कीट है। तुम किसी भी साधारण पशु साधक को इसके साथ छेड़छाड़ कैसे करने दे सकती हो? क्या होगा अगर कुछ बुरा हो जाए? आठवें राजकुमार के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। यहाँ तक कि पुराने और अनुभवी पशु साधक भी क्लाउड सिल्कवॉर्म सेक्रेड बटरफ्लाई को जगाने में असमर्थ थे। अत्यंत युवा नकुल शॉ की तो बात ही छोड़ दें। भले ही यह सो रही थी, फिर भी क्लाउड सिल्कवॉर्म सेक्रेड बटरफ्लाई के मूल्य को मापा नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि सम्राटों और रहस्यमयी प्रकाश क्षेत्र के पवित्र प्रभुओं मिस्टिक लाइट रेल्म सेक्रेड लॉर्ड्स को भी इसमें रुचि थी। मुझे लगता है कि वह अन्य पशु साधकों से अलग है, इसलिए मैं चुपके से पिता की क्लाउड सिल्कवॉर्म सेक्रेड बटरफ्लाई को बाहर ले आई। मैं बस पिता की ताकत बढ़ाना चाहती हूँ। राजकुमारी नैन्सी की आंखों में आंसू छलकते प्रतीत हुए। उसके चेहरे के सहानुभूतिपूर्ण भाव ने आठवें राजकुमार को उस पर दोष लगाने में असमर्थ बना दिया। इसके अलावा वह ये भी देखना चाहता था कि नकुल शॉ कितना प्रतिभाशाली था, और वह निश्चित रूप से नकुल शॉ को कोई गलती करते हुए और केविन को क्रोधित करते हुए देखने के लिए तैयार था।
यदि नकुल शॉ केविन को नाराज कर देता तो 10,000 पवित्र कबीले भी उसे नहीं बचा पाते। नकुल शॉ, क्या तुम्हें लगता है कि क्लाउड सिल्कवॉर्म सेक्रेड बटरफ्लाई को अभी भी बचाया जा सकता है? राजकुमारी नैन्सी के चेहरे पर एक दयनीय भाव था। नकुल शॉ उसकी आंखों में अपने प्रति विश्वास को भांप सकता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह उस पर इतना विश्वास क्यों करती थी। हालांकि ये देखकर नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया और क्लाउड सिल्कवॉर्म सेक्रेड बटरफ्लाई का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। म्याऊं म्याऊं, छोटी चोर बिल्ली भी दिखाई दी और क्लाउड सिल्कवॉर्म सेक्रेड बटरफ्लाई के चारों ओर घूमने लगी, जैसे कुछ संकेत देने की कोशिश कर रही हो। इस प्रक्रिया के दौरान नकुल शॉ की बाईं आंख धुंधले बैंगनी भ्रम से ढक गई, क्योंकि उसने क्लाउड सिल्कवॉर्म सेक्रेड बटरफ्लाई वाली कांच की बोतल को ध्यान से देखा। इस क्लाउड सिल्कवॉर्म सेक्रेड बटरफ्लाई को किसी प्रकार की लड़ाई से गुजरना पड़ा होगा और उसी में ये घायल हुई होगी, नकुल शॉ ने शांति से कहा। ये सुनकर राजकुमारी नैन्सी की आंखें चमक उठीं। ये सही है। 8वें राजकुमार ने नकुल शॉ को अजीब तरीके से देखा। नकुल शॉ का विश्लेषण सही था और उसे यकीन था कि नकुल शॉ को क्लाउड सिल्कवॉर्म सेक्रेड बटरफ्लाई के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। इसने न केवल अपना सार खो दिया है, बल्कि इसकी चेतना भी खतरे में है। सबसे भयानक बात यह है कि इसने अपना सुरक्षात्मक तंत्र खोल लिया है और बाहरी मदद को खारिज करती है। नकुल शॉ ने विश्लेषण करना जारी रखा। ईश्वर की आध्यात्मिक आंख के माध्यम से वह क्लाउड सिल्कवॉर्म सेक्रेड बटरफ्लाई के भीतर की स्थिति को पूरी तरह से देख सकता था। यहाँ तक कि सम्राटों और रहस्यमयी प्रकाश क्षेत्रों के पास भी इतनी सटीकता से देखने की शक्ति नहीं थी। उसका विश्लेषण त्यानलियांग प्रांत के पशु साधक के बहुत करीब है। राजकुमारी नैन्सी स्तब्ध रह गई। ऐसा लगता था कि नकुल शॉ के पशु साधक कौशल किसी ग्रैंड मास्टर से कम नहीं थे। तब एक पशु साधक ग्रैंड मास्टर ने नकुल शॉ के समान विश्लेषण पर पहुंचने के लिए उतना ही समय बिताया था। यह नकुल शॉ। 8वें राजकुमार के चेहरे के भाव जम गए। ऐसा लग रहा था कि नकुल शॉ वास्तव में प्रतिभाशाली था। राजकुमारी नैन्सी प्रशंसा और उम्मीद से भर गई। क्या पूरे सम्राट साम्राज्य में कहीं भी ऐसा युवा, सुंदर और प्रतिभाशाली पशु साधक था? इस क्षण राजकुमारी नैन्सी योजना बनाने से खुद को रोक नहीं सकी कि भले ही नकुल शॉ सफल न हो सके, उसे अपने पिता को इस प्रतिभावान व्यक्ति को नियुक्त करने में मदद करने की आवश्यकता थी। नकुल शॉ, क्या तुम्हारे पास इसे जगाने का कोई तरीका है? राजकुमारी नैन्सी का चेहरा सेब की तरह लाल था। मेरे पास केवल 50% संभावना है। नकुल शॉ हल्का सा मुस्कुराया। उसे वास्तव में बहुत अधिक परवाह नहीं थी, लेकिन प्राचीनों के रहस्य और राजकुमारी नैन्सी की पवित्रता ने उसे प्रभावित किया था। 50%। 8वें राजकुमार की भवें तन गईं और राजकुमारी नैन्सी का मुंह थोड़ा खुला रह गया। पहला संदिग्ध था और दूसरी को अविश्वास महसूस हुआ। 50%। अनगिनत पशु साधकों ने ड्यूक पैलेस में प्रवेश किया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी नहीं कहा कि उनके पास 50% संभावना है। 50% को तो छोड़ ही दे, उनमें से किसी ने 20% भी नहीं कहा था। उनके अनुमानों में 10% भी बहुत अधिक माना जाता था। 50% एक चौंका देने वाली मात्रा थी। यदि मैं इसे जगाता हूं तो मुझे कुछ संसाधनों और पुरस्कारों की आवश्यकता होगी, नकुल शॉ ने कहा। इसका मतलब था कि वह ये काम मुफ्त में नहीं करेगा। बिल्कुल, यदि तुम इसे जगाने में सफल हो जाते हो तो मेरे पिता तुम्हें वह सब देंगे जो तुम चाहते हो। राजकुमारी नैन्सी ने अपना सिर हिलाया। मैं अभी केवल एक प्रारंभिक विश्लेषण करूंगा। यदि इसे जगाने की कोई उम्मीद है तो मैं वापस जाऊंगा और तैयारी करूंगा, नकुल शॉ ने कहा। ये कहने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन को अपनी बाईं आंख के आयाम के केंद्र में स्थित नीले भंवर में विलीन कर दिया। वूश! अगले ही पल नकुल शॉ ने एक प्राचीन भूमि में प्रवेश किया। प्राचीन स्वप्न क्षेत्र एंशिएंट ड्रीम रेल्म के बल ने नकुल शॉ के शरीर को भारी बना दिया और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। नकुल शॉ के वर्तमान शारीरिक शरीर की ताकत के साथ वह कम से कम कुछ सांसों के लिए प्राचीन स्वप्न क्षेत्र में रहने में सक्षम था। उसका जीवन बल और आत्मा की ताकत इतना हासिल करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। श्वा! नकुल शॉ ने गहरी सांस ली और फिर तुरंत प्राचीन स्वप्न क्षेत्र से बाहर आ गया। इसके बाद उसने तुरंत क्लाउड सिल्कवॉर्म सेक्रेड बटरफ्लाई की ओर एक सांस छोड़ी। यह आभा अत्यंत गुप्त थी और उसने अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख की कुछ आभा को भी इसमें मिला दिया था। उस पल 8वें राजकुमार और राजकुमारी नैन्सी दोनों के रक्तवंशों ने दबाव महसूस किया। 8वें राजकुमार के चेहरे पर झटका सा लगा। टिल्ड। दोनों ने आश्चर्य से देखा जब नकुल शॉ ने क्लाउड सिल्कवॉर्म सेक्रेड बटरफ्लाई की ओर सांस छोड़ी। क्या नकुल शॉ की यह दिव्य सांस क्लाउड सिल्कवॉर्म सेक्रेड बटरफ्लाई को बचा सकती है? एक अविश्वसनीय दृश्य घटित हुआ। क्लाउड सिल्कवॉर्म सेक्रेड बटरफ्लाई के आधे पारदर्शी पंख थोड़े फड़फड़ाए। ये हिला। राजकुमारी नैन्सी और 8वें राजकुमार ने क्लाउड सिल्कवॉर्म सेक्रेड बटरफ्लाई को ध्यान से देखा।
यदि वे सावधानी से ध्यान नहीं दे रहे होते तो वे सोचते कि यह केवल एक भ्रम था, लेकिन क्लाउड सिल्कवर्म सेक्रेड बटरफ्लाई वास्तव में अभी हिली थी। जैसा कि उम्मीद थी, ईश्वर की आध्यात्मिक आंख का रक्तवंश 10,000 प्राचीन प्रजातियों को भी झकझोर सकता है। इसके अलावा प्राचीन स्वप्न क्षेत्र की आभा 10,000 प्राचीन प्रजातियों के अत्यंत करीब है, इसलिए वे इसे आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। नकुल शॉ ने चुपके से सिर हिलाया। छोटी चोर बिल्ली ने ऐसा करने का सुझाव दिया था। छोटी चोर बिल्ली हर प्रकार के जानवर को समझती प्रतीत होती थी और उसमें उनके साथ संवाद करने की क्षमता भी थी। नकुल शॉ, तुम अद्भुत हो। क्लाउड सिल्कवर्म सेक्रेड बटरफ्लाई सचमुच हिली। राजकुमारी नैन्सी बहुत खुश थी, जबकि 8वां राजकुमार थोड़ा भौचक्का था। समय के इस क्षण में नकुल शॉ उसकी आंखों में एक राक्षस की तरह था। इस युवक ने शाही रैंकिंग में एक प्रतिभावान एम्बर को भी पराजित महसूस कराया था, और अब उसकी एक मामूली सांस ने क्लाउड सिल्कवर्म सेक्रेड बटरफ्लाई को हिला दिया। ऐसी प्रतिभा वैसी नहीं थी जो सामान्य लोगों के पास हो सकती थी। ठीक है, अब जब मैंने पुष्टि कर ली है कि मैं क्लाउड सिल्कवर्म सेक्रेड बटरफ्लाई को जगा सकता हूं, तो मुझे वापस जाने और 1 महीने के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। नकुल शॉ ने राजकुमारी नैन्सी के रुकने के निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए कहा और सामग्रियों की एक सूची पीछे छोड़ गया। कुछ सामग्रियों की आवश्यकता क्लाउड सिल्कवर्म सेक्रेड बटरफ्लाई को जगाने के लिए थी, जबकि अन्य उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए थीं। नकुल शॉ के जाने के तुरंत बाद ड्यूक पैलेस में एक झील के सामने हम 10,000 प्राचीन प्रजातियों की आभा। रुको, ये क्लाउड सिल्कवर्म सेक्रेड बटरफ्लाई है। सुनहरे वस्त्र पहने एक पुरुष के चेहरे के भाव बदल गए। श्वा, सुनहरे वस्त्रों में पुरुष गायब हो गया। उसने सम्राट साम्राज्य की नियति के साथ मिश्रित एक असामान्य शाही शक्ति इंपीरियल पावर की विकिरण की। उसी क्षण, पिताजी, 13वें अंकल, जब राजकुमारी नैन्सी और 8वें राजकुमार ने पुरुष को देखा तो वे अत्यंत आज्ञाकारी हो गए और दोनों ने प्रणाम किया। नया आने वाला व्यक्ति केविन था, जो तियानफैंग महान द्वीप क्षेत्र का शासक था। नैन्सी, तुम चुपके से क्लाउड सिल्कवर्म सेक्रेड बटरफ्लाई को बाहर ले आई, जिसे लाइफ सोर्स बिल्डिंग में ठीक किया जा रहा था। केविन के चेहरे का भाव थोड़ा कठोर हो गया क्योंकि उसने राजकुमारी नैन्सी के हाथ में कांच की बोतल को देखा। पिताजी, अभी एक पशु साधक था जिसने क्लाउड सिल्कवर्म सेक्रेड बटरफ्लाई को। राजकुमारी नैन्सी ने जल्दी से समझाने की कोशिश की, लेकिन एक शाही शक्ति ने उसकी व्याख्या के बीच में ही क्लाउड सिल्कवर्म सेक्रेड बटरफ्लाई को छीन लिया। केविन ने बोतल के पार अपनी दिव्य भावना डिवाइन सेंस को स्कैन किया और तुरंत एक अजीब रूप प्रकट किया। असंभव, क्लाउड सिल्कवर्म सेक्रेड बटरफ्लाई के भीतर जीवन के संकेत मजबूत क्यों हो रहे हैं?